हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। कल मैंने आपको कुछ वर्कशीट दी थी बनाकर, है ना, और मैंने बताया भी था कि कल हम उसे मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट में सिर्फ फिलअप्स हैं ऐसा नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिवाइज ईच एंड एवरी पेज ऑफ द चैप्टर, क्योंकि ये फिलअप्स आपको सिर्फ पीछे के क्वेश्चन आंसर्स में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी मत सोचना कि इनका इन टेस्टों में क्वेश्चन से कोई लेना देना होगा। ये आपको क्वेश्चन मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, बिकॉज मेरा पढ़ाने का जो एजेंडा होता है वो ये होता है कि अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो तो 6th क्लास तक की हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप 6th क्लास के बच्चे तो आप 10th क्लास की तक की पढ़ाई कर लो, बहुत सारी जनरल नॉलेज इकट्ठी कर लो, बट हर साल पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको इस वर्कशीट से ये पता चलेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द बैक ऑफ द चैप्टर ओनली, कि भाई चैप्टर के पीछे से जितने भी क्वेश्चन है बस उसी में से क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो यू शुड नो द कंप्लीट चैप्टर, आपको पता होना चाहिए पूरा चैप्टर। अगर आपने वीडियो देखी है और उसके बाद रीडिंग भी की है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज वर्कशीट्स प्लस सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। अगर आप कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सिर्फ PDF रट लेंगे और वो क्वेश्चन आंसर्स में आ जाएंगे टेस्ट पेपर में, तो दैट इज़ नॉट द फैक्ट, ठीक है ना। कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ठीक। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज A detailed drawing of very small area on a large scale is called। तो हमने पढ़ा था, जब हमने मैप्स पढ़ा था तब हमने देखा था कि छोटे से एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कौन दिखाता है? प्लान दिखाता है, PLAN, प्लान, ठीक है। तो जो फर्स्ट आंसर इज प्लान। जैसे कि हम देखते हैं किसमें, जब हम मकान खरीदते हैं तो मकान का बहुत बड़ा नक्शा होता है, किचन कहाँ बनेगी, बालकनी कहाँ बनेगी, बताया था मैंने आपको। तो छोटा सा मकान है, 100 गज का मकान, उसमें इतनी सारी डिटेलिंग, इट इज़ गिवन इन द प्लान। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दीज आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। तो सेकेंड इज कार्डिनल। और बाकी जो होती हैं ईस्ट वेस्ट के बीच में अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट नॉर्थ के बीच में ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो वो क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। थर्ड इज डैश मैप गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। अब चाहे टेम्परेचर हो, वेदर हो या कहीं की रेनफॉल दिखानी हो, ये कैसे मैप्स दिखाते हैं? थीमेटिक मैप्स, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो थर्ड इज THEMATIC, थीमेटिक मैप्स। अगर बच्चे समझदार होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो ये है कि ये क्वेश्चंस अगर आप ठीक से याद करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट पेपर में भी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आ गई बात समझ में? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ ये कर लो या सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन कर लो, ओवरऑल आपको आना चाहिए। तो ये जो वर्कशीट है वो मैंने ऐसे ही नहीं दी है कि बस ऐसे कुछ तो भी दे दिया, ये क्वेश्चन बीच बीच में से हैं चैप्टर्स के, एंड यू शुड नो ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, गेटिंग। तो अब आप इस चीज़ के लिए मजबूर हो कि आप बुक उठाओ और पढ़ो, और सारा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, सिर्फ बुक में नहीं होना चाहिए, गेटिंग। द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडिवल लैटिन वर्ड, मैंने आप मप्पा मुंडी, ये आपके एक स्पेशल उसमें जो स्टार बना के लिखा रहता है डू यू नो करके, उसमें से क्वेश्चन निकाला है मैंने, ठीक है। इसको हम एक लैटिन वर्ड से आया है मैप वर्ड, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? मप्पा, MAPPA, मुंडी, मप्पा मुंडी, ठीक है। नेक्स्ट इज on 22nd December it is winter solstice because the sun reaches its lowest and southernmost point। जब मैंने आपको समझाया था ना कि सीज़न कैसे चेंज होते हैं, तो जो सन रेज हैं वो अब कहाँ, मतलब जो सन होता है वो बिल्कुल लोएस्ट पे पहुँच जाता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है, और ये भी जो होता है वो पूरी तरीके से विंटर हो जाता है, पूरे हेमिस्फेयर में विंटर सॉल्स्टिस हो जाता है। तो फिफ्थ इज विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है। सिक्स्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज चेंजेस ऑफ सीजन्स वाइल रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। ये मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, डे एंड नाइट, ये हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो सीजन चेंज होते हैं, लेकिन जब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो डे और नाइट बनता है, गेटिंग।
When the अर्थ इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी है, अप हेलियन एंड पेरीहेलियन। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बीच में सन है और ऐसे पाथ, इलिप्टिकल पाथ में धरती रोटेट रिवॉल्व करती है। तो जब सन बीच में है और ये ऐसे पाथ में करती है, तो एक टाइम पर अर्थ यहाँ होती है और एक टाइम पे यहाँ, और एक इधर और एक इधर। तो ये जो इलिप्टिकल शेप है, इसके कारण एक टाइम तो सबसे ज़्यादा दूर होती है और बाकी एक टाइम सबसे ज़्यादा पास होती है। तो जब ये मैक्सिमम दूरी पे होती है तो इसे एपहेलियन कहते हैं, और जब मिनिमम दूरी पे होती है तो इसको पेरीहेलियन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने पढ़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द एलिप्टिकल शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इट बिकम्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज़ नोन एज एपहेलियन, और जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होती है तो ये पेरीहेलियन होता था। ठीक है? तो द आंसर ऑफ दिस वन, द 7th वन इज अपहेलियन, क्योंकि मैंने इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है। तो दिस इज अपहेलियन। नेक्स्ट, डैश मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL। कौन सा मेरिडियन कहलाता है? 8th नंबर इज 180 डिग्री का जो मेरिडियन है वो IDL कहलाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। गेटिंग? ये भी आपको आ गया होगा। द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, ये क्या कहलाते थे? अर्थ ग्रिड, है ना? ये कहलाते हैं, जो पूरा का पूरा जाल जैसा है, लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, लैटिट्यूड्स भी हैं, उन सबको मिला के क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है, अर्थ ग्रिड। ठीक है? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है? मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद से। ठीक है? और एक तो ये है, एंड है कितना वो? 180 नहीं, 82 1/2, 82.5, 82 1/2 डिग्री ईस्ट। तो इलाहाबाद एंड 82। तो आपका आंसर क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू इलाहाबाद एंड इट इज 82 1/2 डिग्री ईस्ट। गेटिंग? लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विथ सेम आइडियोलॉजी, जो ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि बहुत एकदम सेम आइडियोलॉजी रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी और क्या होता है? ठीक है ना? तो दिस इज पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा ग्रुप पीपल का जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। मेधा पाटकर स्टार्टेड नर्मदा बचाओ आंदोलन एज ए वॉलंटरी, उसको किसी ने मजबूर थोड़ी नहीं किया था, वो अपने आप से गई थी। ठीक है? तो VOLUNTARY। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मेधा पाटकर किस लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए कि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए फेमस है। और मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किसकी तरह से किया था? क्या वो कोई मिनिस्टर थी, या तो फिर वो कोई किसी ट्रस्ट से जुड़ी थी, या फिर वो वॉलंटरी थी? तो वो वॉलंटियर की तरह उसने किया था। ठीक है? वॉलंटियर की स्पेलिंग देख लेना, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट हैड टू सेट अप कावेरी वाटर डिस्प्यूट टर्मिनल टू एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द स्टेट। अब आपको पता है ना कि कौन से वाटर पे डिस्प्यूट हुआ था? कावेरी वाटर पे। तो 13th का जो आंसर है इट इज CAUVERY, कावेरी वाटर। नेक्स्ट इज डैश इज द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी पे जो लोगों की राय होती है, लोगों की जो ओपिनियन होती है, वो क्या कहलाती थी? पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन ऑफ पीपल, OPINION, ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, क्या उन्होंने नए रूल्स बनाए हैं, वो कोरोना के लिए क्या कर रही है, ये सारी उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी उस पर लोगों की क्या एडवाइस है, उस पर लोगों की क्या ओपिनियन है, उसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन।
नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 2009। तो जो 15th है उसका लिखेंगे हम आंसर, इट इज 2009। 16th, all the citizens of India above the age of 18 years can cast their votes regardless their caste। अच्छा, ये सब मैंने आपको बताया है कि भाई इंडिया में ही क्या पूरी दुनिया में कई जगह जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये होता है रूल कि 18 साल से जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो लड़का लड़की आदमी औरत कोई भी हो, 18 ईयर्स की एज से ज़्यादा हैं तो वो चाहे किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, है ना, वो सब के सब वोट कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते थे। तो 16th का आंसर हम लिख लेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और द लास्ट वन 17th आई थिंक, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये हमने पढ़ा है अच्छे से, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लो। इस तरह की वर्कशीट मैं और बना के दे दूंगी आपको, एक आज शाम तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसको बैठ के पढ़ना। इसके लिए देखो ज़रूरी है जिन बच्चों ने अगर ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मानो कि दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट पेपर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मैं वापस कह रही हूँ, सिर्फ चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस याद करने के भरोसे पे मत आना एग्ज़ाम देने, मतलब मत देना एग्ज़ाम, चाहे घर बैठ के दोगे डेफिनेटली, लेकिन मत देना एग्ज़ाम, क्योंकि यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर के बीच बीच में से मैंने ऐसे ही पेपर्स में निकाल के मैच द फॉलोइंग दे दिए हैं, फिलअप्स दे दिए हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स दे दिए हैं, कुछ भी दे दिया है, क्वेश्चन बना के दे दिए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी। इससे आपको पूरा चैप्टर पता होता है कि आपने क्या पढ़ा। गेटिंग? तो जिन बच्चों ने ये कर लिया था, आई थिंक अगर आपने 17 में से 15 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लिए थे, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग वेल। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया था उनको वापस पढ़ने की ज़रूरत है, वो वापस पढ़ाई करो चैप्टर की। वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू वर्कशीट। आज शाम को वर्कशीट मिलेगी, कल मैं उसको डिस्कस करूँगी। गेटिंग? तो हैव अ वेरी ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट टुमारो। बाय बाय।